आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम भारत के पहले प्रमुख और कह सकते हैं कि सबसे दिलचस्प साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य। स्कूल की किताबों में शायद हमने ऐसे बस कुछ पन्नों में ही सिमटते हुए देखा है, लेकिन सच कहूं तो इसकी असल कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे ये साम्राज्य अपने समय की सबसे बड़ी ताकत बना और फिर ताश की पत्तों की तरह अचानक ढह भी गया। इस कहानी में युद्ध है, कूटनीति है, जासूसों का जाल है और एक ऐसा वैचारिक बदलाव है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी इस कहानी का असली सस्पेंस इसके विरोधाभासों में छुपा है। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो सिकंदर महान के छोड़े गए शून्य से पैदा होता है, जिसे चलाने के लिए जासूसों का एक बेहद क्रूर और चालाक जाल बुना जाता है। लेकिन फिर अचानक से वो अपने ही एक शासक के नेतृत्व में पूरी तरह से शांतिवाद और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़ता है। और इन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इतना सब होने के बाद भी ये साम्राज्य अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गया। ये सिर्फ कोई पुरानी घटना नहीं है, बल्कि सत्ता और इंसानी फितरत की एक बहुत ही गजब कहानी है। अब एक बार इसके भौगोलिक फैलाव पर गौर करते हैं। जब हम अखिल भारतीय साम्राज्य कहते हैं ना, तो हमारा मतलब किसी छोटे मोटे राज्य से बिल्कुल नहीं है। ये भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक ही झंडे के नीचे ला दिया था। कल्पना कीजिए, मध्य और उत्तरी भारत से लेकर सीधा आधुनिक ईरान के कुछ हिस्सों तक। आज के समय में ये आसान लग सकता है, लेकिन उस प्राचीन दौर में, जब ना तो आज जैसी सड़कें थीं और ना ही कोई आधुनिक संचार, इतने विशाल भूभाग पर राज करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसने तो पूरे इलाके का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। अगर हम इस साम्राज्य की टाइमलाइन को देखें तो कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत होती है, जो एक तरह से इस पूरी कहानी का ट्रिगर पॉइंट है। ठीक 2 साल बाद 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य एंट्री लेते हैं और इस विशाल साम्राज्य की नींव रखते हैं। फिर 300 ईसा पूर्व के आसपास उनके बेटे बिंदुसार सत्ता संभालते हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि 185 ईसा पूर्व तक आते आते सब कुछ खत्म। मतलब इतिहास के नजरिए से देखे तो ये उदय और पतन पलक झपकते ही हो गया। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि सत्ता की दुनिया में चीजें कितनी तेजी से पलट सकती हैं। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, सत्ता के शून्य को भरना। इस साम्राज्य के बनने की कहानी मुख्य रूप से 3 बड़े कदमों में सिमटी है। सबसे पहले, जब सिकंदर महान का असर कम होने लगा और 323 ईसा पूर्व में उसकी मौत हो गई, तो उत्तर पश्चिमी इलाके में सत्ता का एक बहुत बड़ा वैक्यूम यानी खालीपन पैदा हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौके को तुरंत भांप लिया। फिर आता है दूसरा कदम, उन्होंने अपनी एक बेहद मजबूत सेना तैयार की। और आखिर में सबसे अहम तीसरा कदम, उन्होंने मगध में राज कर रहे ताकतवर नंद वंश को उखाड़ फेंका। राजा बनने के बाद भी चंद्रगुप्त रुके नहीं, उन्होंने ताकत और चालाकी भरे गठबंधनों से अपने राज्य का विस्तार जारी रखा। ये पूरी तरह से एक मौका परस्त लेकिन शानदार रणनीतिक कदम था। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, व्यावहारिक और कूटनीतिक रणनीति। इस पूरे साम्राज्य के पीछे जिस असली मास्टरमाइंड का दिमाग था, वो थे चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य सिर्फ कोई आम रणनीतिकार नहीं थे, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। इसे आप सरकार चलाने का एक अल्टीमेट प्लेबुक कह सकते हैं। अर्थशास्त्र साफ साफ बताता है कि एक राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था कैसे चलानी चाहिए और सत्ता पर पूरा कंट्रोल कैसे रखना चाहिए। चंद्रगुप्त की सरकार बिल्कुल इसी प्लेबुक के हिसाब से चलती थी। लेकिन इसका सबसे खौफनाक हिस्सा क्या था? जासूस। जी हां, कौटिल्य ने शासक की आंख और कान के रूप में मुखबिरों के एक बहुत बड़े नेटवर्क का सुझाव दिया था। मतलब सत्ता को लेकर उनका नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल और थोड़ा डार्क भी था। खैर, अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी पूरी नींव ही युद्ध, ताकत और जासूसों के जाल पर टिकी हो, वो राजा के बदलने पर अपनी पकड़ कैसे बनाए रखता है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि संस्थापक के जाते ही साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। तो फिर मौर्यों के मामले में क्या हुआ? हैरानी की बात तो ये है कि ये साम्राज्य बिल्कुल नहीं बिखरा। 300 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने गद्दी संभाली। और सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने न सिर्फ इस विशाल साम्राज्य को बचाए रखा, बल्कि उसे बहुत स्मूथली चलाया भी। ये सीधे तौर पर कौटिल्य के बनाए हुए उस मजबूत और सख्त सिस्टम की सफलता का सबूत था। बिंदुसार के राज में यह तय हो गया कि साम्राज्य अपने संस्थापक के जाने के बाद भी टिका रहेगा। और अब आता है भाग 3, अशोक का शांति की ओर मुड़ना।
कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। इतिहास की सबसे खौफनाक और अहम घटनाओं में से एक था कलिंग का युद्ध। भारत के मध्य पूर्वी तट पर स्थित कलिंग नाम के इलाके पर अशोक ने एक बड़ा हमला बोला था। ये युद्ध बेहद क्रूर और खूनी था। इस लड़ाई में हुए भयानक विनाश और खून खराबे ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। सोचिए, इसी एक घटना ने एक महान विजेता को अपनी पूरी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। ये वो पल था जिसने मौर्य साम्राज्य की दिशा हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दी। अब यहां जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो ताकत, जासूसों और छल कपट की बात करता था, वही दर्शन जिस पर इस साम्राज्य की नींव पड़ी थी। और दूसरी तरफ कलिंग युद्ध के बाद अशोक के वो शिलालेख जो बड़े बड़े पत्थरों पर उकेरे गए थे। अशोक ने साम्राज्यवादी विस्तार का रास्ता छोड़ दिया और बौद्ध धर्म व अहिंसा को अपना लिया। उन्होंने लोगों को हिंसा छोड़ने और शांति से रहने का संदेश दिया। सच कहूं तो किसी भी साम्राज्य के इतिहास में इतना बड़ा वैचारिक बदलाव शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, भाग 4, साम्राज्य का अचानक पतन। इतिहास यहाँ एक बेहद नाटकीय और दुखद मोड़ लेता है। शांति और अहिंसा के उन तमाम संदेशों के बावजूद साम्राज्य अंदर ही अंदर दरकने लगा था और आखिरकार 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी गई, और वो भी किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र ने की। पुष्यमित्र ने इसके बाद शुंग राजवंश की नींव रखी, एक ऐसा साम्राज्य जो चंद्रगुप्त की तलवार और चाणक्य की कूटनीति से बना था और जिसे अशोक ने शांति का प्रतीक बना दिया था। वो अंदरूनी धोखे और हिंसा का शिकार होकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। मौर्य साम्राज्य ने दोनों चरम सीमाओं को जिया। शुरुआत में ताकत और जासूसी पर पूरा फोकस, और बाद में अशोक के समय में चरम शांति और अहिंसा। क्या इन दोनों अतिवादी नीतियों ने ही साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया? क्या एक बेहद क्रूर शुरुआत के बाद अचानक से शांतिवाद की तरफ मोड़ जाना ही इस पतन का कारण बना? ये इतिहास का एक ऐसा सवाल है जिस पर हम जितना सोचेंगे, इंसानी फितरत और सत्ता के खेल को उतना ही बेहतर समझ पाएंगे। इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में